चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था पर पशु परिचर का विपाठ चल रहा था, जिसमें अपन ने 5-7 टॉपिक करवा दिए हैं। पशुओं से संबंधित सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा है वो डेयरी से संबंधित पढ़ा। डेयरी के बाद में फिर अपन ने गोबर गौमूत्र, जो भी जानवरों से प्राप्त होने वाली जो चीज़ें, मुख्यतः जो 3 चीज़ें हैं। दूध जो डेयरी माध्यम से हमने पढ़ा है, उसके बाद में फिर अपन ने गोबर गौमूत्र पढ़ा है। गोबर में अपन ने 3-4 प्रकार की डेयरी विधि पढ़ी है। संशोधित गड्ढा विधि पढ़ी है और ट्रेच नाली विधि पड़ी है, और एक एडको विधि है जो इंग्लैंड में अपनाई जाती है, जिसमें एडको पाउडर छिड़का जाता है। केचुए की खाद भी अपन ने पढ़ी, जो साधारण खाद से 8 गुना बढ़िया होती है। उसमें एक्टिनोमाइसिटिन तत्व पाया जाता है, और ये ऐसे खाद से जो फायदा होने वाला है, जो खाद से जो फायदा होता है, वो फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए वायु का परिसंचरण बढ़ता है उसमें, और मिट्टी के जल ग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है, ताप में स्तर में सुधार हो जाता है, और भी मिट्टी को कटाव को भी रोकती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब खाद के उपयोग भी हमने पढ़े, फायदे भी पढ़े। उसके बाद में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुओं की हड्डियां और चमड़ा। यानी कि सबसे पहले दूध पढ़ा अपन ने, जो डेयरी फार्म के उससे, और उसके बाद में फिर अपन ने खाद बनाने की विधि, और उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे कि जो पशुओं से जो हमें प्राप्त होती है हड्डियों के बारे में, तो आपने सुना होगा। चमड़े के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि जानवरों का लगभग सभी चीज़ें हड्डियों के ठेके होते हैं। बड़े बड़े ट्रक भर के जाते हैं, ट्रोलियाँ भर के जाती है, बदबू सड़ती रहती है, आपने देखा होगा गाँवों में, शहरों में। तो चमड़े का जो भी आजकल के जो भी फर्श है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें बनती आ रही है, वो सब चीज़ें चमड़े से। जूतियां हैं, जूते हैं, बाटा के जूते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके हड्डियों में। आपको सबको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो पशुओं के जो शव है, उस शव का 15% वजन होता है हड्डियों का। यानी कि शव कितना भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, या अच्छा हो, या बीमार पशु हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वजन घटता बढ़ता रहता है, लेकिन शव का 15% वजन हड्डियों का होता है। छोटे जो जैसे भेड़ बकरी है, इसमें क्या है, इसमें वजन उसका कम रहता है हड्डियों का, थोड़ा सा 12 से लगभग 20 से और 30% तक इसका वजन होता है, क्योंकि ये जानवर छोटा होता है। सुअर का देख लो आप, सुअर का भी लगभग वही 20 से 30% के लगभग हड्डियों का वजन होता है। अब मेन चीज है हड्डियों का संगठन, यानी कि इसमें हड्डियों में होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हड्डियों में होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं, हड्डियों का जो संगठन है मेन, जहां से प्रश्न उठने की संभावना है, और क्योंकि 45 टॉपिक है, लगभग 40-45 टॉपिक है, 40-45 नंबर का ही है। तो हड्डियों का संगठन, इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा किसकी होती है, वो होती है पानी की। इसके बाद में अस्थि में जो लाल पीली मज्जा होती है, लाल, साइंस के बच्चे जानते हैं, लाल पीली मज्जा। लाल पीली मज्जा होती है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, छोटा सा टॉपिक है, ये चीज थोड़ा सा आप याद रख लेना। इसमें क्या होता है, पानी की जो मात्रा होती है वो 50% होती है। किसी भी शव में पानी की मात्रा 50% होती है। लाल पीली जो मज्जा होती है, उसकी जो परसेंटेज होती है वो 15% होती है। कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो 12% होता है, और अकार्बनिक जो पदार्थ होता है उसकी 23% होती है।
कुल मिला के 100 आपका हो गया 100%, ये मान के चलिए आप। इसमें एक चीज और है कि अस्थि कोलेजन, कोलेजन एक शब्द है, अस्थि कोलेजन लिख लो आप इसको, अस्थि कोलेजन ऐसी चीजों के नीचे अंडरलाइन कर लिया करो। कोलेजन को ओसोन कहा जाता है। जो कार्बनिक पदार्थ का मुख्य घटक होता है, कार्बनिक पदार्थ का मुख्य घटक होता है, यानी कि अगर इसको उबालें अपन तो इसमें लगभग उबालने पर 33 से 36% तक इसमें ये पाया जाता है। तो एक और इस तरीके से इनको आप उतार लो, और यही हड्डियों का संगठन है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जिसमें से क्वेश्चन पुट हुआ। और तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हड्डियों में सब जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इनका उपयोग होता है, वो सब मैं आपको लिखा दूंगा। इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक शब्द आता है जिलेटिन। जिलेटिन और कोलेजन, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जिलेटिन, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। देखो, ये जिलेटिन है जो जानवरों की हड्डियों, जानवरों की हड्डी व चमड़े से, चमड़े खाल जो भी आपको हो, यानी कि ये जिलेटिन किस में काम आता है? ये आता है दवाइयों में। अब शाकाहारी आदमी कहेंगे सर जानवरों की हड्डियां भी, हाँ, हड्डियों और चमड़ों से भी दवाइयां बनती है, क्योंकि इन हड्डियों में जो पाया जाता है वो ओसेन नामक, जो मैंने आपको बताया, ओसेन नामक प्रोटीन जो पाया जाता है, ये दवाइयों के उपयोग में काम आता है। अब अकार्बनिक में देखो आप, अकार्बनिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और क्या नाम से है जो फास्फोरस की मात्रा हड्डियों में अब ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि ये जो मुख्य मुख्य 4-5 ही टॉपिक है। अब हड्डियों का उपयोग देखो आप, हड्डियों का उपयोग थोड़ा सा लिख लेना आप, इसको लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा आपको। हड्डियों का उपयोग देखो, पासा बनाने में काम आता है। पासा आपने देखा होगा महाभारत काल में शकुनी के द्वारा जो पासे बनाए गए थे वो हड्डियों के पासे थे, उसके पिता की हड्डियों के पासे। तो ये पासा जो होते हैं जो हड्डियों के होते हैं। बटन है, और इसके नाम वो चाकू का जो पीछे का जो हिस्सा डंडा होता है, वो कठोर वाला जो हैंडल होता है, कहने का मतलब चाकू का हैंडल है। इस तरह की चीजें डिजाइन के जो कार्य हैं वह भी, क्योंकि इसमें वो जो चिकना पदार्थ पाया जाता है, आजकल यूं देखी जाए तो देखो कॉस्मेटिक जितने भी चीजें हैं, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, अथवा तो क्या नाम से है जो क्रीमें हैं, इनमें सब में ये चीजें पाई जाती है, क्योंकि हड्डियों के चूरे के बिना इसमें चिकनाई कैसे होगी, आप भी जानते हो इस चीज को। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा तो इन चीजों में आपको मिलेगी मिलेगी। तो ऐसी चीजों के लिए डिजाइन जैसे कार्यों के लिए भी यानी कि हड्डियों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में उच्च कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों में यानी कि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। ये चीज साधारण सी बातें हैं, कैल्शियम और फास्फोरस इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो अब हड्डियां तो वैसे तो देखी जाए तो भोजन में भी काम लेते हैं, मांसाहारी लोग तो हड्डियों के उसको ठोक ठोक के खाते हैं पीते हैं, आपको सब पता है, क्योंकि लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 50-70% लोग मांसाहारी होते हैं।
तो ये सब चीजें खाने पीने की भी काम आती है हड्डियां, और पोल्ट्री फार्मों में भी, मुर्गा फार्मों में भी, इनमें भी काम आती है। उर्वरक के लिए खाद खाद भी बनता है इनका। तो एक हड्डी है केल क्लाइंट हड्डी। ये केल क्लाइंट हड्डी है, इसका जो उपयोग है ये चीनी मिट्टी के बर्तनों में काम आती है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, कप है, प्लेटें हैं, आपने चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी किया होगा। मिट्टी के बर्तनों में जो चिकनाईदार, जो थोड़े से मजबूत होते हैं, तो मिट्टी के बर्तनों में भी ये काम आती है। और चीनी मिट्टी के बर्तन तो बनते ही बनते हैं। इसके अलावा और क्या आता है? चांदी शोधन में, तांबे को गलाने में, यानी कि पिघलाने में, इन चीजों में इसका उपयोग होता है। अब देखो चमड़े में, चमड़े का आपको सबको पता है बेटा, चमड़े का जो उपयोग है वह जूता, कपड़ा, जो भी है, पुस्तकों के बाइंडिंग है, जो बाइंडिंग चढ़ाते हैं, बाइंडिंग करते हैं, फर्नीचर है, और शस्त्र बनाने में है। तो ये नॉर्मल सी चीजें, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। पुटअप होने की जो संभावना है वो संगठन में से है। एक आपको पदार्थ ओशियन का अस्थि कोलेजन का रखना है, इसके नाम से क्या नाम, जिलेटिन का रखना है। एक जो हड्डी मैंने ये बताई है कैलक्लाइंट हड्डी, ये दो तीन चीजें हैं जो इसमें से आने। अब इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वह है पॉलीथीन। क्योंकि जानवरों के मरने का जो सबसे कारण, बीमार होने का जो सबसे बड़ा कारण है वर्तमान में, वह है पॉलीथीन की थैलियां। और पॉलीथीन जानवरों के लिए नहीं, पूरे पर्यावरण और वातावरण को दूषित करती है। और यानी कि कृषि के लिए भी, और वातावरण के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो यहां से भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन के एक तरीके से हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव। अब इसमें पॉलीथीन में क्या होता है बेटा, कि पॉलीथीन में जो एक सिंथेटिक पॉलीमर पाया जाता है, पॉलीमर, ये हानिकारक है। ये पॉलीमर जो पदार्थ है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब ये होता है कि ये नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक की पन्नियां नष्ट नहीं होती, जला देते हो फिर भी उसके बाद भी रह जाता है। तो इसकी वजह से कोई भी, जैसे मान लो कोई जीव जंतु अगर कोई खा जाता है, तो खाने के बाद में ये मान के चलिए कि जब अगर वो पेट में चला गया तो वह जीव ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। प्लास्टिक की जो थैलियां हैं पेड़ पौधों की जड़ों में चली जाती है, जैसे खेतों के माध्यम, इसे कचरे के माध्यम से खेतों में चली जाती है, तो वो जब पेड़ पौधों के बीच में आ जाती है तो वहां के जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्वों को पहुंचने नहीं देती, वो उसके आड़ में आ जाती है। आप नालियों में भी देखते होंगे, पूरे पानी को रोक लेती है और रोड पे पानी फैल जाता है। और यही प्लास्टिक की थैलियां धीरे धीरे करके समुद्रों में जमाव हो गया, तो समुद्र के जो जलजीव है, जो जीव है, उनको भी दूषित कर रहे हैं, मतलब हानि पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से कुल मिला के ये जीव जंतुओं के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और पाचन तंत्र को प्रभावित करने के बाद है कि स्वाभाविक है कि ये हानिकारक होंगे। तो इसके जो कारण है, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं एक दो कारण। पेड़ पौधों और वो वातावरण के लिए तो हानिकारक है ही सही, वातावरण को दूषित करता है तो वातावरण के लिए हानिकारक है। पशुओं और वन्य जीवों के लिए, पशुओं और, क्योंकि कोई भी जीव अगर इसको खाएगा तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जाके और ये उसको भोजन को पचने नहीं देगा, पाचन तंत्र को खराब कर देगा। समुद्री जो जीव है, क्योंकि ये पन्नियां समुद्रों में फेंकते फेंकते समुद्रों में बहुत सारी जमा हो गई, बड़े बड़े शहरों
के जो होगी इकट्ठी होकर नालियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा समुद्रों में चली जाती है। वहां समुद्री जीवों पर संकट आ गया। यानी कि समुद्रों में जलीय जीव संकट। और भी देखो आप, क्या नाम है, कृषि में भी ये हानिकारक है। और इसके अलावा यूं देख लो कि कोई भी जीव अगर इसको खाएगा तो ज्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और पेड़ पौधों में तो हानिकारक है ही सही, क्योंकि ये पन्नियां उसको उसके आसपास आ जाती है, पौधे के आसपास आ जाती है, तो जो जमीन का जो पोषक तत्व है वो उस पौधे को नहीं मिल पाता, धीरे धीरे वो पौधा मर जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब इसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है पॉलीथीन पर। आपको याद रखने वाली जो बात है वो पॉलीमर नामक जो ये पदार्थ इसमें पाया जाता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये नष्ट नहीं होता, इसकी वजह से ये हानिकारक है। ये इसका मेन टॉपिक था। इसके बाद में अब अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, इसी के 40-45 टॉपिक है जो अपन पूरे करवा देंगे। आप तैयारी खूब अच्छी तरीके से करो, क्योंकि लगभग आज के अखबार में आया है लगभग 17 लाख बच्चे आवेदन कर चुके हैं। यानी कि एक सीट पर, ये मान के चलिए वैकेंसी के आधार पर, जो भी 5,932 सीटें हैं उसके आधार पर अगर अपन आंकड़ा निकाले तो ये आंकड़ा निकल के आ जाता है कि एक सीट पर 300 बच्चे प्रतिस्पर्धा में हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है।